बात अगस्त 1979 की है। मौसम सुहाना था। यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में आम दिनों की तरह ही काम चल रहा था। तभी मुड़ा तुड़ा और मैला कुर्ता पहना एक शख्स थाने में आता है। पहली नजर में वो किसान दिख रहा था। उसे जो सबसे पहला सिपाही मिलता है उससे वो कहता है, साहब मेरा बैल चोरी हो गया है, रिपोर्ट लिख लो। सिपाही ने उसकी गुहार को अनसुना कर दिया। फिर वो शख्स दारोगा के पास पहुंचा। दारोगा ने उसकी बात तो सुनी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। निराश होकर जब वो थाने से बाहर निकलने लगा तो एक सिपाही ने कहा, बाबा कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, काम हो जाएगा। थोड़ा मोलभाव करने के बाद 35 रुपये की रिश्वत लेकर के रपट लिखना तय हुआ। रपट लिखकर मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। इसके बाद उसने न सिर्फ तहरीर पर साइन किया बल्कि जेब से एक मोहर निकालकर कागज पर ठोक दिया। उस मोहर पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। जानते हैं वो पीएम कौन थे? वे थे चौधरी चरण सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी इतिहास। आज बात किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह की शख्सियत को समझने के लिए बात शुरू से शुरू करते हैं। 23 दिसंबर 1902 को यूपी के हापुड़ के भूपगढ़ी गांव के चौधरी मीर सिंह और नेत्र कौर के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब का खानदान देशभक्तों का था। उनके दादा 1857 की क्रांति में भाग ले चुके थे, लिहाजा चरण सिंह की परवरिश भी उसी माहौल में हुई। शुरू की पढ़ाई गांव के पास ही जानी खुर्द गांव के सरकारी स्कूल में हुई। वहां उन्होंने कक्षा 4 तक ही पढ़ाई की। इसके बाद वह अपने माँ बाप के पास नूरपुर चले गए थे। हालांकि कुछ सालों के बाद उनका परिवार फिर से भूपगढ़ी वापस आ गया। गांव भूपगढ़ी में रहने के दौरान चरण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके कारण 1941 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जिला कारागार में उन्हें बैरक नंबर 9 में रखा गया था। आज इस जिला कारागार का नाम भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही है। हालांकि इससे पहले चौधरी साहब ने आगरा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन्होंने 1928 में ही गाजियाबाद से वकालत शुरू कर दी थी। हालांकि राजनीति से उनका लगाव पैदा हो चुका था। प्रखर वक्ता तो वे थे ही। इसी माहौल में 1937 में उन्होंने पहली बार छपरौली से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उनके साथ अनोखा रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वे देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। हालांकि एक और रिकॉर्ड उनके साथ जुड़ा है कि वे कभी भी अपना कोई भी चुनाव नहीं हारे। बहरहाल ये तो थी उनकी सियासी पारी, लेकिन चौधरी साहब अपने इरादे के पक्के थे। शुरू में हमने जिस घटना का जिक्र किया उस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। तब पूरा थाना एक झटके में सस्पेंड हो गया था। इसके अलावा जब वे यूपी में राजस्व और कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तब भी एक वाकया उनके पक्के इरादों को जाहिर करता है। हुआ यूं कि उस समय यूपी में 27,000 पटवारी हड़ताल पर थे और उन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। उन्हें लगा कि सरकार पीछे हट जाएगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। चौधरी साहब ने एक पल भी नहीं सोचा और सभी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें किसानों को पटवारी के आतंक से आजादी दिलाने का भी श्रेय दिया जाता है। बाद में उन्होंने खुद नए पटवारियों की नियुक्ति की, जिन्हें अब लेखपाल कहा जाता है। इसमें भी 18% सीट हरिजनों के लिए रिजर्व थी। ये गौर करने वाली बात है। चौधरी साहब की अपनी ही सियासत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी उनका मतभेद रहा, जिसके बाद वे न सिर्फ सरकार से अलग हुए बल्कि भारतीय क्रांति दल की स्थापना भी की। अब चलते चलते चौधरी साहब की निजी जिंदगी में भी झांक लेते हैं। उन्हें भूपगढ़ी गांव के नजदीक ही मौजूद जानी गांव के मुन्नू हलवाई का पेड़ा बेहद पसंद था। यही वजह है कि दिल्ली में जब कोई गांव वाला उनसे मिलने आता तो वह मुन्नू हलवाई के पेड़े उनके लिए लेकर आता था। इस गांव में आज भी उनके जन्मदिन पर हर साल एक हवन किया जाता है। वे एक राजनेता के साथ ही एक कुशल लेखक भी थे और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते थे। उन्होंने अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तकें भी लिखी।
उनका मानना था कि हमारे राज्य और देश की परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति सच्चे अर्थों में लोगों की सेवा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह गांव को और ग्रामीणों की समस्याओं से वास्तविक रूप से रूबरू न हो। उन्होंने कहा था, देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट भेजें और अपना प्यार बनाए रखें।